न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। तो चलिए डाल दें नजर आज की बड़ी हेडलाइंस। UNSC में मदद मांगने न गया पाकिस्तान, खुद फंसा। सुरक्षा परिषद ने जमकर लताड़ा, खूब हुई किटकिट। सबरीमाला मंदिर जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, भगवान अयप्पा के दर्शन करने वाली पहली राष्ट्रपति हो। ईरान की खुद कोई विश्वसनीयता नहीं है, तेहरान के मध्यस्थता के ऑफर को पूर्व विदेश सचिव ने किया खारिज। कश्मीर पर खामेनेई ने मिला जहर। अब डालते नजर सारी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ हर पैतरा उस पर ही भारी पड़ रहा है। ताजा मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का है, जहां पाकिस्तान मदद मांगने गया था, लेकिन सुरक्षा परिषद ने उल्टे पाकिस्तान को ही लताड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पाकिस्तान से ही मुश्किल सवाल पूछे और पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही तय करने को कहा। UNSC की बैठक में सदस्यों ने पाकिस्तान से पूछा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है या नहीं। दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में उस पर हमला करना चाहता है। हालांकि सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के इस तर्क को खारिज कर दिया और उल्टे हमले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका पर ही सवाल पूछ लिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और इसकी जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई। कुछ सदस्यों ने खासकर इस बात पर सवाल उठाए कि पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया है। इसकी भी सदस्यों ने कड़ी निंदा भी की। अब चलिए बढ़ते आगे हमारी अगली खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई को केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन और पूजा अर्चना करेगी। देश के इतिहास में वो पहली राष्ट्रपति होगी जो सबरीमाला मंदिर जाएगी। मंदिर प्रबंधन संस्था, अरे यार क्यों संस्था नहीं संस्था रीटेक मंदिर प्रबंधन संस्था त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने राष्ट्रपति की यात्रा की पुष्टि की है। साथ ही इसे देश के इतिहास में गर्व का पल करार दिया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर SPG और मंदिर प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 और 19 मई को केरल की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएगी। 18 मई को वो केरल के कोट्टायम जिले में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेगी। इसके बाद अगली सुबह 19 मई को सबरीमाला मंदिर के पास बने निलक्कल हेलीपैड पर जाएगी। यहाँ से पंपा बेस कैंप जाएगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति आम दर्शनार्थियों की तरह पहाड़ी पर चढ़ाई भी कर सकती है। हालांकि इसे लेकर SPG सुरक्षा उपायों पर ध्यान दे रही है। TDP के अध्यक्ष PS प्रशांत ने कहा कि ये पहली बार है कि जब किसी राष्ट्रपति का सबरीमाला मंदिर में आगमन हो रहा है। उनके पहाड़ी पर चढ़ने और न चढ़ने का फैसला SPG को करना है। हम निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यक्रम अभी नहीं आया, मगर तैयारियां चल रही है। हमने सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। आधिकारिक कार्यक्रम आने के बाद CM विजयन बैठक बुलाएंगे। प्रशांत ने बताया कि 18 और 19 मई को मंदिर में भक्तों को दर्शन नहीं मिलेंगे। इसके लिए QR टिकट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। वे यहाँ प्रार्थना करने वाली पहली राष्ट्रपति होगी। ये गर्व का क्षण है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान में तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारत के पूर्व विदेश सचिव ने ईरान की इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज करने की बात कही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस सप्ताह गुरुवार को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ईरान विदेशी मंत्री का नई दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत आने से पहले वो सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने शीर्ष मुलाकातें की। दौरे से कुछ दिन पहले ही अरागची ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए ईरान की मध्यस्थता की पेशकश की थी। ऐसा माना जा रहा है कि वो नई दिल्ली में ऐसी कोई पेशकश कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को ऐसे किसी भी सुझाव को दृढ़ता से खारिज करना चाहिए। पूर्व भारतीय विदेश सचिव कंगल सिब्बल ने ईरान की मध्यस्थता की पेशकश को खतरनाक बताया और चेतावनी दी कि इस तरह की भागीदारी सीमा पार आतंकवाद पर भारत की स्थिति को कमजोर करेगी। सिब्बल ने एक्स पर लिखा, ईरान के पास ऐसा करने के लिए कोई साख नहीं है।
इसके सर्वोच्च नेता ने कश्मीर का संदर्भ दिया और कुछ महीने पहले ईरानी राष्ट्रपति को पाकिस्तान यात्रा पर संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया। हमने दोनों मौकों पर विरोध किया है। अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर के साथ। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला। इजरायली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गाजा में युद्ध को बढ़ाने के लिए मतदान करने से कुछ घंटे पहले हुआ, जिसमें गाजा पट्टी पर कब्जा करना और अनिश्चित समय के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र में रहना शामिल था। इजराइल की सेना ने सोमवार को कहा कि उसने यमन के लाल सागर के शहर होदेदा में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए। इससे एक दिन पहले ईरान समर्थित विद्रोहियों ने इजराइल के मुख्य एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी थी। विद्रोहियों के मीडिया कार्यालय ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने सोमवार दोपहर को कम से कम 6 हमले किए, जो महत्वपूर्ण होदेदा बंदरगाह पर हुए हैं। विद्रोहियों ने कहा कि अन्य हमलों में होदेदा प्रांत के बाजिल जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रविवार को यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइल ने इजराइल के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों और यात्रियों के आवागमन को कुछ समय के लिए रोक दिया। 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। युद्ध की शुरुआत के बाद से ये पहली बार था जब इजराइल के एयरपोर्ट के मैदान पर मिसाइल ने हमला किया। हालांकि 1 घंटे के बाद हवाई यातायात फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस हमले के कारण कई एयरलाइनों को रद्द करना पड़ सकता है, जिन्होंने हाल ही में इजराइल के लिए उड़ानें फिर से शुरू की थी। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला इजरायली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गाजा में युद्ध को बढ़ाने के लिए मतदान करने से कुछ घंटे पहले हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद ही चीन पर टैरिफ को लेकर बड़ा एक्शन लिया और इसके कारण दोनों देशों में टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। इसके बाद ट्रंप ने इशारा दिया है कि वे चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने माना कि टैरिफ दरें ज्यादा है कि दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी समय चीन पर टैक्स घटा दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। वे व्यापार करना चाहते हैं और इसके लिए वो सही फैसला लेंगे। ट्रंप के अनुसार चीन की इकोनॉमी मुश्किल में है। फैक्ट्रियों में कामकाज बुरी हालत में है। ऑर्डर भी गिर गए। अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप ने अमेरिका में सामान बेचने वाले सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाया, लेकिन चीन पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% तक कर दिया गया। बदले में चीन ने भी अमेरिका सामान पर 125% तक का टैरिफ लगाया है। रविवार को आए इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि चीन पर टैरिफ का असर पड़ रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है और बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बातचीत शुरू करने के लिए वो पहल नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि बीजिंग की तरफ से अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन दोनों के मध्य कोई भी डील तभी होगी जब बात बराबरी की होगी। चीन ने संकेत दिए कि वह अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारी अगली खबर। कनाडा में खालिस्तानी एजेंडा एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। नई सरकार के गठन के बाद भी इन खालिस्तानियों का भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का काम थमने का नाम नहीं ले रहा। खालिस्तानी समर्थकों ने टोरंटो में हिंदू विरोधी एक परेड का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कनाडा से 8 लाख हिंदुओं को वापस भारत भेजने की मांग की गई। इस परेड में एक बड़ा ट्रक भी शामिल था, जिसमें पिंजरा रखा हुआ था। इस पिंजरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के पुतले को कैद किया गया। कनाडा के टोरंटो स्थित मोल्टन गुरुद्वारे में हिंदू विरोधी परेड का आयोजन किया गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में खालिस्तानी समर्थक हिंदू विरोधी नारेबाजी करके उनको देश छोड़ने की बात कह रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाओं के बात की। कनाडा में एक हिंदू समुदाय के नेता द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी समूह हिंदू विरोधी नफरत के बारे में बताया गया। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार में खालिस्तानियों को काफी संरक्षण मिला था, लेकिन अब मार्क कार्नी देश के नए पीएम हैं। ऐसे में उनकी सरकार कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेगी या नहीं, इसका इंतजार किया जा रहा है। शॉन बिंदा ने एक पोस्ट में लिखा कि भारत सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये हिंदू विरोधी नफरत है जो कनाडा के सबसे घातक हमले की तरफ इशारा कर रही है।
कनाडाई पत्रकार भी हिंदू विरोधी परेड का वीडियो साझा करते हुए पूछा गया कि मार्कोनी का कनाडा खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने में जस्टिस ट्रूडो को कितना अलग होगा। अब डाल दें नजर हमारी अगली खबर पर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गिरड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका देश अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जनरल मुनीर ने GHQ में 15वीं राष्ट्रीय कार्यशाला बलूचिस्तान के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी क्षेत्र में और उसके बाहर शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया जाता है तो वो अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से ताकत से जवाब देगा। बयान के मुताबिक सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म, संप्रदाय या नस्ल को नहीं जानता, इसलिए अटूट राष्ट्रीय एकता के साथ इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। मुनीर ने बलूचिस्तान में अशांति का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद समूह जो अपने तुच्छ कपटी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बलूच पहचान के नाम पर आतंक फैलाते हैं, वे बलूच सम्मान और देशभक्ति पर एक धब्बा है। उन्होंने संकल्प जताया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां पाकिस्तान के लोगों के समर्थन से आतंकवाद के खतरे से लड़ना जारी रखेगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के साथ। सिंधु जल संधि रोकने का भारत का फैसला पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इसका बड़ा असर खरीफ सीजन में पड़ सकता है और पाकिस्तान में पानी की 20% से ज्यादा की कमी हो सकती है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRSA यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी ने शुरुआती खरीफ सीजन में पाकिस्तान में पानी के 21% कमी होने की आशंका जताई। इसकी वजह चेनाब नदी में पानी में अचानक कमी आना है। इसके अलावा भारत ने चेनाब नदी पर सलाल और बगलीहार डैम पर गेट बंद कर दिए, जिसके चलते जलस्तर काफी कम हो गया और पाकिस्तान में पानी का बहाव प्रभावित हुआ। अब खबरें ये भी है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहा है। IRSA की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। उस दौरान मई से लेकर सितंबर 2025 तक खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर चर्चाएं की गई थी। फिर गिरड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका देश अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जनरल मुनीर ने GHQ में 15वीं राष्ट्रीय कार्यशाला बलूचिस्तान के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी क्षेत्र में और उसके बाहर शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया जाता है तो वो अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से ताकत से जवाब देगा। बयान के मुताबिक सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म, संप्रदाय या नस्ल को नहीं जानता, इसलिए अटूट राष्ट्रीय एकता के साथ इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। मुनीर ने बलूचिस्तान में अशांति का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद समूह जो अपने तुच्छ कपटी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बलूच पहचान के नाम पर आतंक फैलाते हैं, वे बलूच सम्मान और देशभक्ति पर एक धब्बा है। उन्होंने संकल्प जताया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां पाकिस्तान के लोगों के समर्थन से आतंकवाद के खतरे से लड़ना जारी रखेगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के साथ। सिंधु जल संधि रोकने का भारत का फैसला पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इसका बड़ा असर खरीफ सीजन में पड़ सकता है और पाकिस्तान में पानी की 20% से ज्यादा की कमी हो सकती है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRSA यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी ने शुरुआती खरीफ सीजन में पाकिस्तान में पानी के 21% कमी होने की आशंका जताई। इसकी वजह चेनाब नदी में पानी में अचानक कमी आना है। इसके अलावा भारत ने चेनाब नदी पर सलाल और बगलीहार डैम पर गेट बंद कर दिए,
जिसके चलते जल स्तर काफी कम हो गया और पाकिस्तान में पानी का बहाव प्रभावित हुआ। अब खबरें ये भी है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहा है। IRSA की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। उस दौरान मई से लेकर सितंबर 2025 तक खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर चर्चाएं की गई थी। फिर गिरड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका देश अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जनरल मुनीर ने GHQ में 15वीं राष्ट्रीय कार्यशाला बलूचिस्तान के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी क्षेत्र में और उसके बाहर शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया जाता है तो वो अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से ताकत से जवाब देगा। बयान के मुताबिक सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म, संप्रदाय या नस्ल को नहीं जानता, इसलिए अटूट राष्ट्रीय एकता के साथ इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। मुनीर ने बलूचिस्तान में अशांति का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद समूह जो अपने तुच्छ कपटी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बलूच पहचान के नाम पर आतंक फैलाते हैं, वे बलूच सम्मान और देशभक्ति पर एक धब्बा है। उन्होंने संकल्प जताया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां पाकिस्तान के लोगों के समर्थन से आतंकवाद के खतरे से लड़ना जारी रखेगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के साथ। सिंधु जल संधि रोकने का भारत का फैसला पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इसका बड़ा असर खरीफ सीजन में पड़ सकता है और पाकिस्तान में पानी की 20% से ज्यादा की कमी हो सकती है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRSA यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी ने शुरुआती खरीफ सीजन में पाकिस्तान में पानी के 21% कमी होने की आशंका जताई। इसकी वजह चुनाब नदी में पानी में अचानक कमी आना है। इसके अलावा भारत ने चुनाब नदी पर सलाल और बगलीहार डैम पर गेट बंद कर दिए, जिसके चलते जल स्तर काफी कम हो गया और पाकिस्तान में पानी का बहाव प्रभावित हुआ। अब खबरें ये भी है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहा है। IRSA की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। उस दौरान मई से लेकर सितंबर 2025 तक खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर चर्चाएं की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के साथ। सिंधु जल संधि रोकने का भारत का फैसला पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इसका बड़ा असर खरीफ सीजन में पड़ सकता है और पाकिस्तान में पानी की 20% से ज्यादा की कमी हो सकती है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRSA यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी ने शुरुआती खरीफ सीजन में पाकिस्तान में पानी के 21% कमी होने की आशंका जताई। इसकी वजह चुनाब नदी में पानी में अचानक कमी आना है। इसके अलावा भारत ने चुनाब नदी पर सलाल और बगलीहार डैम पर गेट बंद कर दिए, जिसके चलते जल स्तर काफी कम हो गया और पाकिस्तान में पानी का बहाव प्रभावित हुआ। अब खबरें ये भी है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहा है। IRSA की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। उस दौरान मई से लेकर सितंबर 2025 तक खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर चर्चाएं की गई। आशंका जताई जा रही है कि इसका बड़ा असर खरीफ सीजन में पड़ सकता है और पाकिस्तान में पानी की 20% से ज्यादा की कमी हो सकती है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRSA यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी ने शुरुआती खरीफ सीजन में पाकिस्तान में पानी के 21% कमी होने की आशंका जताई। इसकी वजह चुनाब नदी में पानी में अचानक कमी आना है। इसके अलावा भारत ने चुनाब नदी पर सलाल और बगलीहार डैम पर गेट बंद कर दिए, जिसके चलते जल स्तर काफी कम हो गया और पाकिस्तान में पानी का बहाव प्रभावित हुआ। अब खबरें ये भी है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहा है। IRSA की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। उस दौरान मई से लेकर सितंबर 2025 तक खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर चर्चाएं की गई। आशंका जताई जा रही है कि इसका बड़ा असर खरीफ सीजन में पड़ सकता है और पाकिस्तान में पानी की 20% से ज्यादा की कमी हो सकती है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने
25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRSA यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी ने शुरुआती खरीफ सीजन में पाकिस्तान में पानी की 21% कमी होने की आशंका जताई। इसकी वजह चेनाब नदी में पानी में अचानक कमी आना है। इसके अलावा भारत ने चेनाब नदी पर सलाल और बगलीहार डैम पर गेट बंद कर दिए, जिसके चलते जलस्तर काफी कम हो गया और पाकिस्तान में पानी का बहाव प्रभावित हुआ। अब खबरें ये भी है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहा है। IRSA की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। उस दौरान मई से लेकर सितंबर 2025 तक खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर चर्चाएं की गई। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने जाति जनगणना के संबंध में विचार करने के लिए 3 बिंदु सुझाए। इनमें एक प्रमुख मांग ये है कि आरक्षण के 50% की सीमा को खत्म किया जाए। खड़गे ने लिखा, मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको एक चिट्ठी लिखी थी और जाति जनगणना कराने की कांग्रेस की मांग आपके सामने रखी थी। दुर्भाग्य से मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आपकी पार्टी के नेताओं और आपने खुद इस जायज मांग को उठाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है, मगर अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये मांग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के हित में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है कि जातिगत जनगणना के विषय पर सभी राजनीतिक दलों से जल्द बातचीत की जाए और इस मामले में तेलंगाना मॉडल का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्यों की ओर से पारित आरक्षण को तमिलनाडु की तर्ज पर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म किया जाए और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने खड़गे का 5 मई की तिथि वाला यह पत्र अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। रमेश ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की 2 मई को हुई बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार रात प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। देश पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले को लेकर आक्रोश और पीड़ा से गुजर रहा था। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना पर अचानक और हताशाजनक यूटर्न लिया। खड़गे जी ने अपने पत्र में 3 बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट सुझाव दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने जाति जनगणना के संबंध में विचार करने के लिए 3 बिंदु सुझाए। इनमें एक प्रमुख मांग ये है कि आरक्षण के 50% की सीमा को खत्म किया जाए। खड़गे ने लिखा, मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको एक चिट्ठी लिखी थी और जाति जनगणना कराने की कांग्रेस की मांग आपके सामने रखी थी। दुर्भाग्य से मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आपकी पार्टी के नेताओं और आपने खुद इस जायज मांग को उठाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है, मगर अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये मांग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के हित में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है कि जातिगत जनगणना के विषय पर सभी राजनीतिक दलों से जल्द बातचीत की जाए और इस मामले में तेलंगाना मॉडल का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्यों की ओर से पारित आरक्षण को तमिलनाडु की तर्ज पर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म किया जाए और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने खड़गे का 5 मई की तिथि वाला यह पत्र अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। रमेश ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की 2 मई को हुई बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार रात प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। देश पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले को लेकर आक्रोश और पीड़ा से गुजर रहा था। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना पर अचानक और हताशाजनक यूटर्न लिया। खड़गे जी ने अपने पत्र में 3 बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट सुझाव दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने जाति जनगणना के संबंध में विचार करने के लिए 3 बिंदु सुझाए। इनमें एक प्रमुख मांग ये है कि आरक्षण के 50% की सीमा को खत्म किया जाए। खड़गे ने लिखा, मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको एक चिट्ठी लिखी थी और जाति जनगणना कराने की कांग्रेस की मांग आपके सामने रखी थी। दुर्भाग्य से मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आपकी पार्टी के नेताओं और आपने खुद इस जायज मांग को उठाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है, मगर अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये मांग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के हित में है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है कि जातिगत जनगणना के विषय पर सभी राजनीतिक दलों से जल्द बातचीत की जाए और इस मामले में तेलंगाना मॉडल का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्यों की ओर से पारित आरक्षण को तमिलनाडु की तर्ज पर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म किया जाए और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने खड़गे का 5 मई की तिथि वाला यह पत्र अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। रमेश ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की 2 मई को हुई बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार रात प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। देश पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले को लेकर आक्रोश और पीड़ा से गुजर रहा था। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना पर अचानक और हताशाजनक यूटर्न लिया। खड़गे जी ने अपने पत्र में 3 बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट सुझाव दिए हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।